Good morning dear students. Welcome back to the bio class. और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास +1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वेरियस मॉडल्स हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है बच्चों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाना। तो हमें पता है एक सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है ना, एक चार दीवारी होती है। अब कुछ मटेरियल की ज़रूरत इस सेल को भी है ना। फूड तो हर सेल को चाहिए, ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए। तो उस मटेरियल को वो एक्वायर कैसे करेगी, इसको हम लोग बोलते हैं अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल सेल को ग्रोथ के लिए चाहिए, कौन से मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, कौन से डाइजेशन के लिए चाहिए। और फिर सारा के सारा फूड तो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ डेब्रिस, कुछ ना कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर बनते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का सेल से बाहर आना भी ज़रूरी है। तो इन मटीरियल्स का अंदर जाना यानी कि अपटेक होना या रिलीज़ होना किसके अक्रॉस होता है बच्चों, इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और द पैसेज। क्लियर है। और जो सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, वो एक बैरियर का काम करती है। बैरियर मतलब एक रुकावट है किसके बीच में, बाहर जो मटेरियल है ना, बाहर वाले मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। सेल के बाहर वाले मटेरियल को बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर जो भी है उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर और द साइटोसोल। साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल होता है दैट इज़ नोन एज द साइटोसोल। बच्चों क्लियर हैं ये दोनों टर्म्स। अभी मैंने कौन कौन सी टर्म बोली, वन इज़ द इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है बच्चों विद इन, एक ही सेल के अंदर के मटेरियल को हम लोग इंट्रा सेलुलर मटेरियल बोलते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मीन्स सेल के बाहर। दूसरी टर्म मैंने यूज़ की साइटोसोल। साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल है उसे बोलेंगे। तो साइटोसोल कहाँ हुआ, साइटोसोल इज़ द इंट्रा सेलुलर मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द वाई ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत इसलिए है बच्चों ताकि सेल रिक्वायर मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड। सेल को बाहर से जितने भी मटेरियल है उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर द ग्रोथ एज वेल एज फॉर एनर्जी एज वेल एज फॉर द वर्क। क्लियर। और सेल के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और सेल को उनसे गेट रिड होना होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के बेसिस पर हैं। तो तीन तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है बच्चों। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब यहाँ पर हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल किसी एनर्जी को स्पेंड नहीं करेगी, किसी एनर्जी का यूटिलाइज नहीं करेगी मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड होता है। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ए फॉर एक्टिव एंड ए फॉर एटीपी। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दैट रिक्वायर्स एटीपी और द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में बच्चों सेल या तो लिक्विड ड्रॉपलेट को अंदर लेकर जाएगी, यानी कि सेल पानी पिएगी, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, या सेल खाना खाएगी, यानी कि सॉलिड मटेरियल अंदर जाता है। तो इसमें हम लोग आगे दो प्रोसेसेस कंसीडर करेंगे, एंडोसाइटोसिस एज वेल एज द एक्सोसाइटोसिस। और फिर एंडोसाइटोसिस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल ईटिंग एज वेल एज सेल ड्रिंकिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप सबसे पहले ये समझिए, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर सेल डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना बच्चों, इट इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अलोंग और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है,
It means the material move from high concentration to the low concentration. कैसे मूव करेगा मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. फाइन. और जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अब क्योंकि एनर्जी चाहिए तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकता है. हाई टू लो तो हो ही सकता है. अब क्योंकि एनर्जी हम लोग लगा रहे हैं, एनर्जी सेल लगा रही है, तो ये लो टू हाई भी जा सकता है, यानी कि उल्टा भी ये मूव कर सकता है. क्लियर. और यहाँ पर इस तरफ लिखा है सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग. ये मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, बाकी डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसको. क्लियर है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट की. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आगे फर्दर दो प्रोसेसेस आ जाएंगी. फर्स्ट इज़ द डिफ्यूज़न एंड सेकंड इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या होता है, इसको हम इस तरह से समझेंगे बच्चों. मान लो आपके पास एक परफ्यूम की बॉटल है. ठीक है, आपके पास एक बॉटल है जिसमें क्या है, परफ्यूम है. अब परफ्यूम की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है बच्चों, बॉटल के अंदर, और बाहर उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है. जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो, पिस्टन को आप कंप्रेस करते हो, गैस को आप कंप्रेस करते हो, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन तो कहाँ आ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन आ जाएंगे बच्चों. और इसके लिए देखिए किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है ना. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दूसरा पॉइंट है किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एटीपी की फुल फॉर्म है यहाँ पर बच्चों, ए से बना एडिनोसिन, टी वर्ड स्टैंड्स फॉर ट्राई, ट्राई मतलब 3, और पी वर्ड स्टैंड फॉर फॉस्फेट. तो एडिनोसिन के साथ यहाँ पर 3 फॉस्फेट एडिड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं. क्लियर. और दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर एक ये सेल मेम्ब्रेन बनाई हुई है मैंने. ये फॉस्फोलिपिड हैं जिनका हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है. क्लियर. यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर ज़्यादा है, और सेल के अंदर यानी कि साइटोसोल में इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है. तो ऑटोमेटिकली ये मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन आ जाते हैं विदाउट द एटीपी. इस तरह से मेनली बच्चों गैसियस मॉलिक्यूल जो है ना, उनका ट्रेवल इस तरह से होता है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. दूसरा जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं या जो लिपिड सॉल्यूबल सॉल्यूट्स होते हैं, जो लिपिड में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनका डिफ्यूजन होता है. लेकिन वाटर के केस में बच्चों हम लोग इसे बोलेंगे ओस्मोसिस. जब वाटर का मूवमेंट होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस. क्लियर. नेक्स्ट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. नाम से ही पता चल रहा है फैसिलिटेटेड, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई फैसिलिटी मिली हुई है मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन जाने की. क्लियर. सुविधा है उनके पास. कौन सी सुविधा है, देखिए, या तो सेल मेम्ब्रेन में कोई ना कोई गेट चैनल बने हुए होंगे, गेट लगे हुए होंगे जो उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे अंदर आने जाने के लिए. नेक्स्ट इज द कुछ ना कुछ एंजाइम्स होंगे, उन एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं परमिएजेस. परमिएजेस भी हेल्प करते हैं एज कैरियर मॉलिक्यूल टू कैरी द मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं ये भी. क्लियर है. तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बनाई हुई है, इनके बीच में ये गेटेड चैनल लगाए हुए हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है. तो मॉलिक्यूल्स इन कैरियर की हेल्प से, इन गेटेड चैनल यानी कि टनल प्रोटीन्स की हेल्प से बड़ी इजीली एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन तक जा सकते हैं. क्लियर. और इसके लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज़ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न. क्लियर. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है, इसके लिए हमें एटीपी चाहिए यानी कि एनर्जी चाहिए. तो जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो याद कीजिए ये ना नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है. मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकते. और कौन से मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, सबसे मेन जिन पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है. क्लियर. तो कुछ मॉलिक्यूल्स बच्चों सेल के अंदर भी ऐसे बनते हैं जिन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट सेल को नहीं है, मींस दैट आर नॉट गुड फॉर द सेल.
तो सेल को उन्हें बाहर निकालना होता है, और वो सेल कैसे बाहर निकालेगी, उन्हें फोर्सफुली बाहर निकालेगी, धक्के से बाहर निकालेगी, और उसको एनर्जी लगानी होगी, और इस एनर्जी लगाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप का। मैनी एनिमल सेल्स में बच्चों ये पंप पाया जाता है। हेयर इज़ द पंप, सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंज पंप। क्लियर। अब सोडियम की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होती है बच्चों, और पोटाशियम की कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होती है। क्लियर। लेकिन अब मान लो सोडियम की 2-3 सोडियम मान लो अंदर भी रिक्वायर्ड हैं, तो ये जो पंप है ना बच्चों, ये पंप क्या करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर साइटोसोल में सोडियम को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन उतने ही पहुंचाएगा जितनी ज़रूरत हो, ताकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन रहे ऑन द आउटसाइड। मैंने बताया अभी ना, सोडियम आयंस कहाँ पर ज़्यादा हैं, बाहर ज़्यादा हैं, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल बाहर ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा होता है, इनर साइड पर। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है भी सोडियम की ज़रूरत अंदर नहीं है या पोटाशियम की ज़रूरत बाहर नहीं है। तो सोडियम को जब अंदर जाना होता है तो वो इसी पंप की हेल्प से अंदर जाएगा, केवल उतना ही जाएगा जितनी अंदर सेल को रिक्वायरमेंट है, 2, 3, 4 बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द सेल। इसी तरह से अब जितने सोडियम आयन अंदर जाएंगे ना बच्चों, उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही पोटाशियम आयन क्या है, बाहर आ जाते हैं, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। क्लियर। और इसके लिए सेल को एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी के साथ साथ एक एंजाइम भी काम करता है। उस एंजाइम का नाम होता है एटीपीएज। क्या नाम होता है, एटीपीएज। एंजाइम की पहचान है, एंजाइम के पीछे क्या लगा होता है, मेनली एज लगा होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज द बच्चों बल्क ट्रांसपोर्ट। दिस इज द थर्ड प्रोसेस। बल्क मतलब भारी। नाम से ही पता चल रहा है इसमें कौन से मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे जिनका साइज बहुत बड़ा है। क्लियर। जो एक्टिव और पैसिव प्रोसेसेस में जो मॉलिक्यूल जा रहे थे, जिनका ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस बल्क ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल का साइज। और अब ये मॉलिक्यूल जाते कैसे हैं अंदर, तो इसमें एक लाइन याद कीजिए, इट इन्वॉल्व द एनक्लोजर ऑफ मटेरियल इन द वेसिकल। सेल के अंदर जब ये मटेरियल जाएगा ना बच्चों, तो सेल की मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर एक वेसिकल का निर्माण कर लेगी, एक वैक्यूल का निर्माण कर लेगी, और उसी वेसिकल के अंदर ये वाला फूड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल मौजूद होगा। तो 2 तरह की प्रोसेसेस होती हैं इसमें, एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड, साइटो वर्ड स्टैंड फॉर सेल। इसी तरह से यहाँ पर एक्सो वर्ड आपका कहीं भी आ जाए, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और साइटो वर्ड स्टैंड फॉर सेल। तो सेल के अंदर जाना एंडोसाइटोसिस कहलाता है, और सेल से बाहर आना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। सेल के अंदर क्या जाएगा बच्चों, जो सब्सटेंसेस सेल के लिए ज़रूरी होंगे, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो, चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो। तो जब सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब आगे एंडोसाइटोसिस 2 तरह का है बच्चों, फैगोसाइटोसिस एंड द पिनोसाइटोसिस। फैगो वर्ड आपका कहीं भी आ जाए, फैगोस का मतलब होता है खाना, यानी कि ईटिंग, और साइटो वर्ड स्टैंड फॉर सेल। सो जब सेल खाना खाती है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सेल ईटिंग और द फैगोसाइटोसिस। और जब सेल लिक्विड ड्रॉपलेट को अंदर लेती है, इट मीन्स सेल ड्रिंकिंग हो रही है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द पिनोसाइटोसिस और द पोटोसाइटोसिस। क्लियर है। अब देखिए इस प्रोसेस को क्या होता है। यहाँ पर मैंने दोनों का डायग्राम बनाया हुआ है, पिनोसाइटोसिस एज वेल एज फैगोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन, एक लिक्विड ड्रॉपलेट अंदर आ रही है। तो लिक्विड ड्रॉपलेट अंदर आएगी तो सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग है ना, वो एक वेसिकल का निर्माण कर लेती है उस ड्रॉपलेट के बाहर। अब क्योंकि पिनोसाइटोसिस है तो इस केस में हम लोग बोलेंगे उस वेसिकल को पिनोसोम। जोम का मतलब बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई लिक्विड ड्रॉपलेट आई हुई है उसे हम लोग बोलेंगे पिनोसोम। फिर क्या होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना बच्चों, अब ये लिक्विड ड्रॉपलेट अंदर आ गई, थोड़ी देर के बाद जो इसकी सेल मेम्ब्रेन थी पिनोसोम की, वो रप्चर हो जाती है।
रप्चर क्यों हो जाती है? ताकि वो जो ड्रॉपलेट है वो पूरी सेल तक आसानी से पहुंच सके, जहाँ तक उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो पहुँच सके। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द पिनोसाइटोसिस। जबकि फैगोसाइटोसिस में देखिए, फैगोसाइटोसिस में क्या हुआ, एक सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर आया, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई और किसका निर्माण कर लिया उसने? सॉलिड मटेरियल के बाहर एक वेसिकल का, एक वैक्यूल का निर्माण कर लिया। और इस वैक्यूल को हम लोग बोलेंगे बच्चों फैगोजोम। फैगोजोम के अंदर अब ये जो मटेरियल है ये क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, क्योंकि एंजाइम्स हैं, इट बिकम्स द लाइजोजोम। क्लियर? डाइजेशन होने के बाद कभी भी पूरा की पूरा फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ना बच्चों, वो सेल से थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर जाना। लेकिन किसका बाहर जाना बच्चों? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग और द ई फैगी। ई वर्ड आपका कहीं भी आ जाए, ई का मतलब है आउट, ठीक है? तो जो खाना खाया हुआ था, जो अनडाइजेस्टेड था, उसका बाहर जाना क्या कहलाता है? ई फैगी कहलाता है। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग बच्चों प्लांट फिजियो में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर जनरल कंसेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।